आज मेरी छोटी बहन पूनम की शादी थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है और मैं 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी हूँ। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को डराया धमकाया कि शादी के बाद पति छोटी उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। पूनम अब डर गई थी और शादी करने के लिए मना करने लगी और फिर वह बाथरूम में जाकर छुप गई थी। उसकी जगह दुल्हन बनकर मैं बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं चीख मार मार कर रोने लगी थी क्योंकि मेरा पति तो एक दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ और खूबसूरती भी, मगर मेरी इस तमाम खूबियों में मेरी छोटी बहन पूनम की ग्रहण लगा दिया था। मैं प्यारी सी थी जबकि वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर तू पूनम न होती तो अर्चना के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती थी कि काश पूनम न होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबर के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर पूनम अब पोजीशन लेने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मौत दे दी थी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश पूनम कहीं दूर चली जाए, यहाँ उसके साथ मेरा कभी सम्मान ना हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मरने की दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फायदा उठाकर उसको बात बात पर डांटा करती थी, मगर ना जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान रख देती थी, बहुत बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त तो दीदी दीदी कहती हुए मेरे आगे पीछे फिरती रहती। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुशी थी, चलो अच्छा है, पूनम से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई पूनम की मिसाल नहीं देगा, मगर यहाँ भी पूनम मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वह मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ। तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले पूनम की ही शादी करा दो, उसके बाद अर्चना की शादी करा देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने। जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी पूनम को बाजी नहीं दे सकती थी। सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे 8 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वह घर बसा लेती। लेकिन इस मामले में मैं किसी ने मुझे घास तक नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना नहीं समझा और फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ते तो मेरे लिए ही आया था, लेकिन वो लोग पूनम को पसंद कर गए और फिर पूनम के लिए वही रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर खुशियों का दौर चालू हो गया, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और पूनम की बारात भी आ गई। वह दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वह कोई 14वीं का चांद हो। तो उसको देखते ही रह गई। पूनम बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुख है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों का पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने वश में कर लेंगे। यूं लड़कियां सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती हैं। शादी की सही उम्र तो 25-26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर पूनम डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह भी बहुत ही कमजोर दिल की बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाए तो क्या आपको भी मारेगा? मैंने 3 निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो 28 वर्ष की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। पूनम ने जल्दी से अपने सर से लहंगा का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया। बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह शादी कर ले, मैं मार पीट से बच जाऊंगी। मैं तो 25 वर्ष की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे और फिर मम्मी पापा को पता लगेगा तो वह क्या करेंगे? लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वह भी बड़ी बहन ने। पूनम बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बस मुझे बचा लो। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाओगे? फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है। और फिर पूनम मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जा छुपी। फिर बारात आ गई और मेरी शादी राजवीर से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत और सम्मान बहुत थी और इसी इज्जत सम्मान की खातिर हमारे घर पर राजवीर का रिश्ता आया था। राजवीर बहुत ही पैसे वाला था, देखने में भी बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब राजवीर के फोटो देखी तो उसकी वक्त में उसकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि पूनम तुमसे मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ नहीं छीन सकती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत
छीनने नहीं दूंगी। भले ही राजवीर मेरी एक तरफा मोहब्बत था। राजवीर अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शगुन होता है। ऐसा हमारा खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। राजवीर की सेज सजाई पर बैठी हुई थी और मैं खुशी खुशी इसका इंतजार कर रही थी। तभी कमरे में दरवाजा खुला और मुझे ट्रॉली के घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे किए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लाया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी, नौकर मेरे आगे पीछे फिरेंगे। तभी मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से बोला, पूनम कैसी हो आप? ट्रॉली के पहिए की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया। बहुत ही सुंदर हैंडसम राजवीर अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा तो मेरे कान साए साए करने लगे थे। मैं घूंघट उतार कर फेंक दिया। फिर राजवीर भी मुझे देख कर चौंक गया था। वह बोला, आप कौन हो और पूनम कहाँ है? मैं बोली, राजवीर तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वह तो चुप हो गया लेकिन मैं चीख मार मार कर रोने लगी। राजवीर बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली, क्या हुआ? क्या बहू क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैं गुस्से में उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अब मेरी सास भी वही हालत थी जो राजवीर की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और पूनम कहाँ है? तुम तो शायद पूनम की बड़ी बहन हो। मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? हमसे यह सब क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोला, धोखा तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी राजवीर बोला, मम्मी 1 मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी नहीं छुपाए। आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया। आपने धोखाधड़ी का काम किया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर आप अवेला मत मचाइए यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही खा जाए, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं पूनम को कोसती जा रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। उसने आजमाइश को मैंने अपने गले हार बना लिया था। काश उसकी शादी राजवीर से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब यहीं पर चुकता हो जाना था, मगर मेरी तो मत मारी गई थी जो पराई आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी, पूनम तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? राजवीर बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा। फिर बोला, क्यों, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने राजवीर की तरफ देखा और सोचा कि उससे क्या झूठ बोलकर मैंने करना है, इसलिए मैंने राजवीर को सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने पूनम के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डराया था कि पति अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर राजवीर बोला, आपको ऐसा क्यों किया? अर्चना को रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे, इसलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया था और फिर क्यों उसकी शादी उसके साथ होने दूं। राजवीर बहुत देर तक मुझे देखता रहा। फिर बोला, अर्चना, क्या आपने गौर नहीं किया था? शक्ल तो बिल्कुल वैसी है जैसी आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मोहब्बत हो गई थी। राजवीर की आंखें लाल हो गई थी। वह बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए बहुत है। मैं गुस्से में और रोती हुई बाथरूम में गई। कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखें में अब भी आंसू बह रहे थे। राजवीर भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, कल की बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दो। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हीलचेयर पर राजवीर को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरी इंसल्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे राजवीर पर तरस आ गया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान की तरस का ठेका मैंने उठाया नहीं रखा है। मैं कमरे में आई तो राजवीर बोला, अर्चना, जो होना था वो हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ।
यह घर, यह जायदाद, आज से सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना। तब तक 1 महीने राजवीर के साथ रहकर शानो शौकत और ठाट बाट का मज़ा लेना चाहिए। तब तक मेरे घरवालों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे घरवालों को पता चला कि पूनम की जगह मैंने शादी कर ली है तो मेरे सारे घर वाले गुस्से में थे। सारे दोस्त वह मुझ पर ही दे रहे थे। पूनम ने भी मम्मी पापा को, आज से ये सब कुछ आपका है, लेकिन अगर आप अब भी मुझे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना। तब तक 1 महीने राजवीर के साथ इस शान शौकत और ठाट बाट का मज़ा लेना चाहिए। तब तक मेरे घरवाले का गुस्सा भी शांत हो जाता, क्योंकि जब मेरे घरवालों को पता चला था कि पूनम की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घरवाले गुस्से में थे। सारा दोस्त वह मुझ पर ही दे रहे थे। पूनम ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमकाकर मुझसे करवाया था। मैंने राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से सारी बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह बोली, अर्चना इनसे मिलो, यह राजेश हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। यह भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। यह कल से मेरा सर खा रहा है कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ के दो। अपनी सास की बात सुनकर मुझे पूनम का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना पूनम का रिश्ता इसके लिए मांग लूं। लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वह तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं है। लेकिन वह तस्वीर वाली लड़की तो बहुत ही सुंदर थी। फिर मेरी सास ने बोला, अपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली। शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया और मेरी सास मेरी इस हालत से मजा ले रही थी। गुस्से और जलन से मुझे अंदर से झुलसा था। मैं अपने कमरे में आई और सामान को तोड़फोड़ करने लगी, जबकि राजवीर मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने सोचा लिया था कि मैं पूनम से उसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले राजेश का और पूनम का रिश्ता करवाऊंगी और फिर पूनम को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैंने ये रिश्ता तोड़वा दिया। इसलिए मैंने अब धीरे धीरे राजेश के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने राजेश को गार्डन में बैठा देखा तो मैं जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप अगर इजाज़त दे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। राजेश ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। बौखला गया और बोला, भाभी क्यों रो रही हो। मेरे रोने में और तेजी आ गई। मैं बोली, राजेश आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से अर्चना कहकर बुलाना। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अर्चना कहिए क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हो। मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं इस तरह से आपाइज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। राकेश मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो राजवीर मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देखकर बोला, अर्चना एक बात कहूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो बोला कि राकेश से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम वह अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर राजवीर सिर्फ खामोश हो गया और सोने के लिए लेट गए। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज़ से खुल गई। मैंने सर उठाकर देखा तो राजवीर खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, राजवीर पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ पूनम बीच में आ गई। पूनम को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं राजवीर को अपना नसीब बनाकर राजवीर के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती तो फिर पूनम की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती। यहाँ पर पूनम मुझसे जीत जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं पूनम के नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता था कि पूनम दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने राजवीर को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई, लेकिन इस बार मेरी आंखें में आंसू थे। मैं जिस रास्ते पर चल रही थी पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझे बहुत बुरा शुरू करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मैं भी डका कर जवाब देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजर रही थी। मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम ले रहा था और एकदम रुक गई। राजवीर बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करो और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहती हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाइज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता कर।
करो, मुझे डर है कि कहीं वह राजेश को अपने जाल में न फंसा ले। तभी राजवीर एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आपने अर्चना के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की, अब वो मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर में ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर राजेश खड़ा था। हैंडसम सा राजेश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरे सामने था। राजेश बोला, अर्चना, अगर आपका मन हो कहीं घूमने के लिए चले। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजेश मुंह लटकाकर चला गया। राजवीर के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख था। मैंने किस तरह राजवीर को अपमानित किया, उसे अपाहिज कहकर बुलाती, और राजवीर ने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। मेरे लिए कितने सम्मान से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में राजवीर के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोलता तो उसके राजवीर का ही मन लिखा। मैं राजवीर की मोहब्बत को झुठलाना नहीं सकती थी। रात को राजवीर जब कमरे में आया तो मुझे यूँ अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है अर्चना, तबीयत तो ठीक है ना? एकदम से उठी और राजवीर के कदमों में जाकर बैठ गई। बोली, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यह सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। राजवीर जख्मी सी हंसी हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से राजवीर का दिल जीत कर ही रहूँगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा था कि मैं राजवीर के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं राजवीर के करीब आने लगी थी, उसके सारे काम अपने हाथों से करने लगी थी। राजवीर मना करता जाता, लेकिन मैं नहीं मानती। राजेश अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता, कहता, अर्चना, अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती। लेकिन मैंने राजेश को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे पति राजवीर के लिए है, एरे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मेरे राजेश ने यही कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाओगे। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी राजेश मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती थी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अर्चना, राजेश के लिए तुम पूनम का हाथ मांगना चाहती थी। पूनम कितनी खुश रहेगी ना राजेश के साथ। मगर पूनम, तुम दिल छोटा मत करना, अपनी किस्मत होती है। पूनम के हिस्से में जो खुशियाँ हैं वह तुम उससे छीन नहीं सकती हो। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरा सास मुझे फिर क्यों उसका रही है, ऐसी बातें क्यों कर रही है कि जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी पूनम का नाम मेरे सामने आता था, मेरा दिल तड़प जाता था और मैं गुस्से में भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैं राजवीर के खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती जाती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरे दिल में राजवीर की मोहब्बत और भी मजबूत होती जा रही थी। राजवीर के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी कर रही थी। राजवीर की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैंने अपने हाथों से ले लिया था। लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग थी कि राजवीर को बहुत ज़्यादा दवाई दी जाती थी। 10-12 गोलियां एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती कि हो सकता है इन दवाइयों से राजवीर ठीक हो जाए, इसलिए सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि राजवीर की दवाइयाँ मैं अपने हाथ से खिलाने लगी हूँ तो मेरी सास को आग ही लग गई। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सिर पर उठा ली थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर राजवीर अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप अर्चना पर इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अर्चना मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। आप इसका सम्मान करें तो वह आपका सम्मान करेगी। शाम को राजवीर ने खुद अपने मुँह से दवा मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाएगा करेगा। मगर राजवीर सख्ती से बोला कि अर्चना, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथ से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। राजवीर की बच्चे जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने राजवीर को अपने हाथ से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरान में डाल दिया कि जैसे ही मैं राजवीर को दवा खिलाती तो राजवीर कांपने लगता था। आज मैंने जब राजवीर को उसके कांपने की वजह पूछी तो राजवीर ने बताया, तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था, इसलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर राजवीर को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैंने राजवीर की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि यह दवाइयाँ किस लिए हैं, और डॉक्टर ने
जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवा तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो धीरे धीरे इंसान के पैरों की जान निकलने लगती है, पैर कमजोर होते चलते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। ये दवा हमारे देश में नहीं मिलती है। ये दवा आपको कहाँ से मिली? राजवीर भी संकेत में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उस पे ऊपर पानी की बोतल से छिड़काव कर दिया। इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस लेकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वह मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, अपने राजवीर को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको राजवीर जी उस समय कमरे में ही बैठा था और मैं खामोशी से यह सब देख रहा था। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह बोली, राजवीर तू जानता ही है कि वह मेरा सगा बेटा है। मैंने राजवीर के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उसे बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत राजवीर के नाम कर दी थी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। राजेश जो हमारा पड़ोसी है, मैं उससे प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। राजेश ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि राजवीर को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों राजवीर को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसे लड़की से मेरी शादी करवा दो जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके। भले ही वह लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर राजवीर की जिद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने गए थे, लेकिन तुम भी वह कभी भी इस रात तक न पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर राजवीर ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर राजवीर ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें राजवीर की मां ने सारी सच्चाई बयान की थी। राजवीर रोने लगा। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब राजवीर की बीमारी पकड़ी गई थी और राजवीर अमेरिका गया। वहां जाकर राजवीर का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों को उम्मीद है कि राजवीर जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। मैंने राजवीर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिन रात एक किए राजवीर की सेवा करके धीरे धीरे अब राजवीर चलने भी लगा था। मैं रोज़ रात को राजवीर के पैरों में मालिश करती, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। मैंने पूनम को भी माफ़ कर दिया, उस तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता है उससे पूनम की कोई गलती नहीं होती। वह तो बहुत ही मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही पूनम को माफ़ किया, पूनम की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। राजवीर भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जल्दी ही राजवीर ठीक हो जाएंगे और हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। राजवीर ने और अब मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियों की शुरुआत कर ली ही। भगवान करे कि हमारे प्यार को किसी की नज़र न लगे। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।